हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश पर। दोस्तों, मेरा नाम अभय पांडे है। आज मैं आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से चैलेंज कर रहा हूं, पूरे दावे के साथ कर रहा हूं। इस लेक्चर के बाद आपको पूरे जीवन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिक्कत नहीं होगा। हाँ दोस्तों, पूरे जीवन। दोस्तों, मैं सबसे अलग और सबसे कुछ बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग जब देखेंगे तब आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं इलाहाबाद एम्बिशन कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, जहां पर 400 बच्चे थे। कितने दोस्तों? 400 बच्चे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। सिर्फ 2 घंटे में पढ़ा रहा था। दोस्तों, मेरा 10th में 87 परसेंटाइल आया था, वो भी CBSE बोर्ड से। मैं क्लास 11th में जब गया तो मैं एंट्रेंस एग्जाम दिया KVS केंद्र विद्यालय स्कूल प्रयागराज में। वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं जब भी इंग्लिश मेरा बहुत पहले से ही तेज था। जब मैं 6 क्लास में था तभी मैं इंग्लिश बोलने लगा था। और इंग्लिश मैं जब 8 क्लास में गया तो इंग्लिश ग्रामर का लगभग लगभग जानकारी हो गया था। पूरा पूरा तो आप कह ही नहीं सकते, लेकिन लगभग लगभग जानकारी हो गया था। तो दोस्तों, जब मैं मेरा KVS पब्लिक स्कूल केंद्र विद्यालय पब्लिक स्कूल में मेरा जब मैं 12th दिया तो उसमें मेरे 93% बने। कितने दोस्तों? 93%। उसके बाद मेरा BHU में सिलेक्शन हो गया, जहाँ से मैं BSc बायोटेक कर रहा था। तो मेरा BSc इस वर्ष कंप्लीट हो गया। इसी वर्ष मैं नीट का भी एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 643 नंबर आए थे। दोस्तों, 720 नंबर का नेट एग्जाम होता है, जो कि मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मेरा दोस्तों 360 नंबर इसमें बायोलॉजी आते हैं। कितने? 360 नंबर बायोलॉजी आते हैं, जिसमें से मेरा 355 नंबर आया है। कह सकते हैं कि बायोलॉजी भी मेरा ठीक है। लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाना इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, समझता हूँ, मुझको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बिना इंग्लिश के आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, 180 नंबर का मेरा फिजिक्स था, जिसमें मेरा कम आया था। फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक है। इसमें दोस्तों मेरा 131 नंबर आया था। 180 नंबर का केमिस्ट्री था, जिसमें मेरा 157 नंबर आया था। दोस्तों, टोटल मेरा 643 नंबर आया था। केमिस्ट्री इसलिए ठीक ठाक हो गया था क्योंकि BSc कर रहा था, तो उसमें केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी जूलॉजी भी था। तो बायोलॉजी में इसलिए 355 नंबर आ गया था। इसको तैयारी भी दोस्तों मैं बहुत खास नहीं किया था, ऐसे ही बस इस साल दे दिया था। और मैं काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पिताजी जो है मुझसे 13-14 दिन फ़ोन पर बात नहीं किए। फिर उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू किया। चलिए दोस्तों, आज का पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, सबसे अलग, सबसे कुछ खास पढ़ाने वाला हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत डिटेल में दोस्तों, जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाने वाला हूँ। शायद इतने डिटेल में आपको कोई आज तक नहीं पढ़ाया होगा। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इतने डिटेल में, जितने डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ, शायद इतने डिटेल में कोई भी आपको अभी तक नहीं पढ़ाया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, जब मैं इलाहाबाद में कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे ग्रीन बोर्ड था, चाक था। यहाँ पर जब मेरा BHU में एडमिशन हुआ तो यहाँ पर पेन है, नोटबुक है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से मैं पहले लिखा नहीं हूँ। जैसे कि आप अभी अपना साइकिल चला रहे हैं, दूसरे का साइकिल आप जब चलाएंगे तो आपको पता नहीं कि उसका हैंडल थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। आप अपना गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरे का गाड़ी हल्का फुल्का आपको 1-2 दिन टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। दोस्तों, लिखते लिखते अभ्यास सही हो जाएगा राइटिंग, आप उसका टेंशन मत लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, जैसे कि हमारा आपका सबका अपना अपना एक अलग अलग पहचान होता है, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी अपना एक अलग पहचान है। जैसे दोस्तों कि
अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब तक वो रोग को नहीं पकड़ पाता तब तक वह दवा कितना भी दे दे आपको, आपका इलाज वो सही से नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार आप कितना भी लर्न कर लो, जब तक आप पहले इसको पहचानोगे नहीं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका पहचान क्या होता है, चलिए पहले हम इसके सिम्पटम्स के बारे में बताते हैं, मतलब इसके आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सिम्पटम एक बायोलॉजी वर्ड है, आइडेंटिटी एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। सिम्पटम तो मैं ऐसे ही कह दिया। आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। पहचान दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहे। हाँ दोस्तों, यही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और साथ में समय, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहे, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, आप पहले पहचान करिए, यह पहले कौन सा टेंस है। आप देख लिए रहा है, रही है, रहे हैं, तो बहुत लोग सोच लेते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वो ये भूल जाते हैं कि समय भी उस सेंटेंस में दिया रहेगा। समय जब दिया रहेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको करने के लिए इसके 6 रूल हैं। मैं 1 बाय 1 करके आप सभी लोगों को हर एक रूल बताने वाला हूं। चलिए आइए पहले रूल को बारे में हम बताते हैं। रूल नंबर 1, दोस्तों मैं रूल लिखता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। सब रूल साथ में लिख के समझाते हैं तो बहुत भाई को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं पहले एक रूल करूंगा, उसको समझाऊंगा डिटेल तरीके से, तब मैं आगे करूंगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक लेना है। समझा रहे हैं हैज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब समझाने वाले। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लिखते जाइए, प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और दोस्तों सेंटेंस में यहीं तक एंड हो जाता था, लेकिन इसमें आपके आगे बढ़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ये आप लोगों को नया चीज देखने को मिल रहा होगा, सिंस या फार, इसमें से कोई एक लेना है। सिंस या फार प्लस टाइम प्लस ईटीसी। दोस्तों ये सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड के लिए रूल है। सिंपल, सिंपल मतलब साधारण। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं 1 बाय 1 करके, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बीन क्या होगा, वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंस क्या होगा, फार क्या होगा, टाइम क्या होगा, ईटीसी क्या होगा। पहले मैं आप सभी लोगों को 1 बाय 1 करके ये सब पढ़ाता हूं। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को दोस्तों हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। दोस्तों छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं कर्ता, क्योंकि रूल ये लंबा है इसी के लिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वह नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया हो, कुछ बताया गया हो। समझ रहे हैं, वह नाउन या प्रोनाउन, वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया गया हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट दोस्तों इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी मतलब होता है कर्ता। हैज या हैव क्या है दोस्तों, हैज है बीन तीनों बता दे रहे हैं, समझ जाएंगे। हैज या हैव में से कोई एक लेना है, हेल्पिंग वर्ब है, तीनों हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया जो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वाक्यों में लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, वह नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, अभी उसको बारे में भी हम बताने वाले हैं, अभी लिखेंगे। पहले आप समझते हैं, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, पहचानेंगे कैसे वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आया कि नहीं समझ में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार जो प्रयोग होता है रूल, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया, हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया। वर्ब आईएनजी, वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब वी जो हम लिखे हैं इसको VERB होता है, मैं शॉर्टकट के लिए वर्ब प्लस आईएनजी दोनों लिख दिया हूं, वर्ब आईएनजी। वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब मतलब क्रिया, समझ रहे हैं, वर्ब मतलब क्रिया। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को क्रिया कहा जाता है, कर्ता जो कार्य करता है उसी को वर्ब कहते हैं। समझ गए, इसको हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। दोस्तों कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आता है, इसीलिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, समझाऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दोनों समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब उसे कहते हैं क्रिया का फल, क्रिया का फल सब्जेक्ट को छोड़कर जिसके ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का फल सब्जेक्ट को छोड़कर जिसके ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई धातु हो सकता है, धातु मतलब मेटल, कोई द्रव्य हो सकता है, द्रव्य हो सकता है। सिंस या फार, इसको कैसे पहचानेंगे, सिंस या फार को हम कैसे पहचानेंगे, अगर जहां पर समय निश्चित हो, फिक्स हो, फिक्स, फिक्स मतलब निश्चित, जहां पर समय फिक्स हो या निश्चित हो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। जहां पे समय अनिश्चित हो यानी नॉट फिक्स हो, उसको हम और आप अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। जहां पर समय
फिक्स मतलब बताया गया हो जिस वाक्य में, वहां पर सिंस लगेगा। जिस वाक्य में सेंटेंस फिक्स नहीं बताया गया होगा वहां पर फार लगेगा। टाइम का मतलब आप लोग जानते ही होते हैं, समय। ईटीसी मतलब इत्यादि। दोस्तों जैसा कि हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, दोस्तों यहीं बगल में लिख लेते हैं नोट डाल के। छोटा इसलिए दोस्तों लिख रहे हैं क्योंकि सारा रूल हम सोच रहे हैं किसी में आ जाए। नोट ऐसे भी आप लोग भी बना लीजिए, ऐसे छोटा सा अपने नोटबुक में। दोस्तों हैज का प्रयोग हैव का प्रयोग हम और आप कैसे करेंगे। ही, एच ई सी एस एच ई, ईट आई टी, नेम एन ए एम ई, नेम मतलब नाम, सी माने वह, ही क्या मतलब होता है वह, ही बच्चों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट दिन के लिए, बहुत सारे वस्तुओं के लिए, बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए, बहुत सारे बरसात हो गए उसके लिए इट का प्रयोग होता है। नेम मतलब कोई नाम, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे हैवान का नाम हो, उसका नाम अगर रहेगा तो वहां पर हैज लगेगा। आई, आई मतलब मैं। वी, वी के साथ भी हैव लगेगा। ये क्या हम लिखवा रहे हैं, सब्जेक्ट लिखवा रहे हैं। यू, दे, इसके लिए हैव का प्रयोग होगा। इसी के अनुसार से हमको हैज हैव लगाना है, सब्जेक्ट के ही अनुसार से वाक्य में हमें हैज हैव लगाना है। बीन तो सबके साथ लगेगा, हैज के भी साथ लगेगा, हैव के साथ भी लगेगा, वर्ब भी सबके साथ लगेगा। सिंस या फार वहां पर इसमें से कोई एक लिखना है। सिंस या फार में से अगर वाक्य में निश्चित समय दिया रहेगा तो सिंस, अनिश्चित समय दिया रहेगा तो फार। चलिए रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार में से कोई एक प्लस टाइम प्लस ईटीसी। यह किसके लिए प्रयोग होगा, जिस सेंटेंस में निगेटिव शब्द होगा। निगेटिव मतलब जो वाक्य नकारात्मक होगा उसके लिए रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 3 दोस्तों हम इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
वर्ब आईएनजी प्लस, अभी दोस्तों एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको सारा रूल, सारा कॉन्सेप्ट, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले सोच रहे हैं रूल लिख लें, तब आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। दोस्तों हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार में से कोई एक प्लस टाइम प्लस ईटीसी। दोस्तों ये रूल इंट्रागेटिव वाक्य में लगेगा, प्रश्न सूचक वाक्य, INTER फिर R फिर O GATIVE इंट्रोगेटिव प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि इसमें प्रश्न पूछा गया। जैसे वाक्य के पहले क्या आ गया, समझ गए कि नहीं, उसमें रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव, ये जो मैं इसे खींच रहा हूं यस बनाकर, ये एंड का मतलब है, मतलब इसका एंड है, इसका सिंबल मतलब एंड, एंड मतलब और होता है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा और साथ में नहीं भी होगा, उसको हम इंट्रागेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल है हैज या है में से कोई एक किसके अनुसार लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार लेना है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, ही इट नेम आई बी यू दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार में से कोई एक समय के हिसाब से देख के लेना है, फिर टाइम, फिर ईटीसी। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड। बहुत दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड देख के घबरा जाते हैं, उनको धैर्य बना के रखना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम प्लस ईटीसी। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा बीच में, उसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे अगर वाक्य के बीच में कहीं भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ गया,
सेंटेंस के बीच में कहीं भी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन आ गया, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड अप्लाई होगा। उसका मीनिंग मतलब क्वेश्चन वर्ड मतलब उसको पहले लिखेंगे, देन है या है में से कोई एक लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, समझ गए कि नहीं, है या है, फिर सब्जेक्ट का मीनिंग लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लिखेंगे। देख के दोस्तों रूल मत घबराओ, रूल अगर देख के घबरा जाओगे तो बहुत दिक्कत है। रूल देख के आप घबराओ ही नहीं, कितना लंबा समझा देंगे कुछ नहीं, समझ गए कि नहीं, समझा देंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मतलब ये तो हलवा है। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर है या है में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर ईटीसी लिखेंगे। रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी। इसका मतलब दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, मतलब क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या आ गया, तो उसका मीनिंग पहले लिखेंगे, देन है या है में से सब्जेक्ट के अनुसार देख के कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का मतलब यही है, अगर वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या आ गया और साथ में नहीं भी आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सेकेंड अप्लाई होगा, मतलब रूल नंबर 6। दोस्तों आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग समझ सकें। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों हम इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। पहले सिंपल सेंटेंस का करेंगे, फिर निगेटिव का करेंगे, देन इंट्रागेटिव का करेंगे, देन इंट्रागेटिव और निगेटिव का करेंगे, देन क्वेश्चन वर्ड का करेंगे, देन क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का करेंगे। दोस्तों सिंपल, अगर कोई वाक्य साधारण रूप से बोला जाए, कहा जाए, उसको सिंपल कहते हैं। कोई वाक्य के अंदर नकारात्मक चीज दिखे, नहीं दिखे, तो उसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, पहले वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य पहले किया जा रहा है तो उसको इंट्रागेटिव कहेंगे, मतलब अगर क्या पहले आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं, तो समझ जाएंगे आप लोग, अभी करेंगे एग्जाम्पल। तो अगर क्या भी आया साथ में नहीं भी आया, मतलब इंट्रागेटिव और निगेटिव, मतलब प्रश्न सूचक वाक्य रहेगा, साथ में नकारात्मक रूप से रहेगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब अभी हम आप लोगों को समझाए ही हैं, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड का भी मतलब अभी हम आप लोगों को समझाए हैं। पहले एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। रमेश
रमेश 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा। देखिए दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा है आ गया और साथ में टाइम भी दे दिया, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? देखिए अब हम आपको करते हैं, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नेम। देखिए नेम रमेश एक नाम है ना, तो नेम के साथ हैज लगेगा। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार से हैज या है में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट रमेश है, रमेश एक नाम है, तो रमेश का मीनिंग लिख लेंगे। रमेश, रूल के हिसाब से आप चलिए, किसी को कुछ मत देखिए, रूल के हिसाब से पकड़िए। नेम हम पहले लिख दिए, फिर हैज या है में से कोई एक लिखेंगे। रमेश एक नाम था इसी के लिए हैज। समझ गए? सब्जेक्ट प्लस हैज या है में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन, रमेश हैज, फिर बीन, अब दोस्तों वर्ब मतलब क्रिया। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसी को क्रिया कहते हैं। रमेश एक सब्जेक्ट है, वो क्या कार्य कर रहा है? वो खेलने का कार्य कर रहा है। रमेश खेलने का कार्य कर रहा है। देखिए पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो कार्य करता है उसी को हम और आप वर्ब मतलब क्रिया कहते हैं। तो रमेश क्या कार्य कर रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है, तो खेलने का मीनिंग पहले लिखेंगे प्ले। लेकिन वर्ब में क्या है? आईएनजी, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। रमेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट को छोड़कर जिसके ऊपर फल पड़ता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्रिकेट। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट मैंने पहले रमेश लिखा, रमेश के अनुसार से हैज या है में से कोई एक चुना। रमेश एक नाम था इसी के लिए मैंने हैज लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब क्या था? खेलना, तो वहां पे वर्ब में आईएनजी मैंने लगा दिया। फिर प्ले मतलब खेलना, इसी के लिए आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट था। देन सिंस या फार में से कोई एक लगाना है। देखिए दोस्तों, अब यही आप लोगों को ज्यादा जरूरी है समझना। सिंस या फार हम कब लगाएंगे? सिंस हम निश्चित समय के लिए लगा रहे हैं। 6 बजे से खेल रहा है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यह निश्चित समय है। 6 बजे से खेल रहा है, निश्चित हो गया, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? सिंस। फिर टाइम, टाइम क्या है? 6 बजे से खेल 6, तो 6 o'clock। रमेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट 6 o'clock। समझ गए दोस्तों? अब अगर यही होता रमेश 6 घंटे से खेल रहा है। दोस्तों अगर यही हो जाता रमेश 6 घंटे से खेल रहा है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? निश्चित चीज दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 6 घंटा वो कोई हो सकता है। 6 बजे से वो खेल रहा है, मतलब
6 बजे एक फिक्स टाइम है, लेकिन 6 घंटे से खेल रहा है, नॉट मतलब फिक्स नहीं है दोस्तों। इसी के लिए यहाँ पर सिंस हटा करके फार लगा देंगे अगर 6 घंटा आ गया तो। आप लोगों को सिंस या फार हमें लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि नॉट फिक्स हो गया 6 घंटा। 6 घंटा है नॉट फिक्स, 6 बजे से खेल रहा था वो फिक्स था। समझ गए? रमेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 o'clock। चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोनाली सोनाली 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है। तो सोनाली एक नाम है, तो सोनाली के स्थान पर सोनाली हो जाएगा। नाम के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैज लगा देंगे। देन बीन लगा देंगे, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? बनाना। लेकिन देखिए दोस्तों, ये क्या था? निगेटिव सेंटेंस था, बीच में नहीं भी आ गया है। तो सोनाली, सोनाली लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट है, बीन नहीं है, क्योंकि वाक्य के अंदर नहीं भी आया है। अक्सर हम यही नहीं चूक कर जाते हैं, नहीं पहले लिखेंगे। नहीं क्या मीनिंग? नॉट। उसके बाद सोनाली क्या कार्य कर रही है? सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है? बनाने का कार्य कर रहा है। बनाने का मीनिंग प्रिपेयर, ING हो जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। प्री पेयरिंग, प्रिपेयरिंग फूड। क्या बना रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है, फूड। 3 घंटे से बना रही है। समझ रहे हैं? अनिश्चित समय इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए फार हो जाएगा। फार 3 o'clock, 3 o'clock। सोनाली हैज नॉट, सोनाली, देखिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या था? सोनाली था, सब्जेक्ट लिख दिए सोनाली। हैज या है में से कोई एक लिखेंगे। सोनाली एक सब्जेक्ट मतलब नेम था, इसलिए हैज लगा दिए। फिर नॉट, तो नॉट लगा दिए। फिर बीन, देखिए दोस्तों यही बीन, नॉट बीन। सोनाली हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 3 o'clock। बीन के बाद वर्ब, वर्ब क्या था? बनाना, तो प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग हो गया।
ऑब्जेक्ट क्या था, खाना, फूड हो गया। सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना होता है, निश्चित समय के लिए, सिंस अनिश्चित समय के लिए, फॉर। इसमें हमें 3 घंटा अनिश्चित समझ में आ रहा है, इसलिए हमने फॉर लगा दिए 3 o'clock। कब से, 3 घंटे से। 3 o'clock। क्लॉक नहीं लिखेंगे, 3 o हावर्स। हावर्स मतलब घंटा। 3 o हावर। 3 o हावर। 3 o बजने के लिए सिंबल होता है वो, इसलिए 3 o हावर। यहीं 3 बजे से होता, अगर यहीं बजे होता तो वहां पर सिंस, यहां पर क्या हो जाता, सिंस 3 o'clock। दोस्तों अगर यहाँ पे बजे होता तो सिंस 3 o'clock हो जाता, 3 घंटे से था इसलिए फॉर 3 o हावर हो गया। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के बैठे रहें, धीरे धीरे समझ में आएगा। जितनी मजबूती से आप लोग समझेंगे, जितनी मजबूती से प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से आप लोगों को जानकारी होंगी। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए। चलिए और क्या एग्जाम्पल कराते हैं, इंट्रागेटिव का एक करा दें। क्या तुम दो घंटे से पढ़ रहे हो। दोस्तों पहले पकड़ लीजिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है, रहे हैं, रहे हो आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अगर साथ में समय भी दिया रहे तो समय भी देख लीजिए, दिया है 2 घंटा। तो दोस्तों हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए, क्या क्या मतलब प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर यह कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, है या है में से कोई एक, किसके अनुसार करना है या है, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम क्या है है मतलब तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ है लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, है या है में से कोई एक, है। इसलिए है लिख रहे हैं क्योंकि वाक्य के अंदर तुम दिया है। तो उसके बाद है या है में से कोई एक, सब्जेक्ट के अनुसार है लिख दिए क्योंकि सब्जेक्ट तुम था। फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो, कार्य। सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। स्टडी मतलब पढ़ना, STUDY, लेकिन वर्ब में ING भी लगेगा, ध्यान देना, स्टडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट देख लीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे खेल रहा है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, समझ रहे हैं। चलिए पहले इसको हम करते हैं, है या है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। सिंस या फार में से कोई एक लगाना है। घंटा, घंटा के लिए फार लगाना है, हार 2 हावर, 2
हावर, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। नोट कर लीजिए, अगर दोस्तों यही सब्जेक्ट, क्या तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तो किताब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टडिंग के बाद क्या हो जाता, हैव यू बीन। देखिए हैव यू बीन, वर्ब क्या था, स्टडिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, स्टडिंग के बाद बुक, हैव यू बीन स्टडिंग बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया किताब, फॉर 2 आवर। समझ गए। चलिए दोस्तों, चलिए एक इंट्रागेटिव और निगेटिव का एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आप लोगों को इसमें नहीं समझाया हूँ, हर एक चीज बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का मैं भरपूर प्रयास किया हूँ। दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आप लोग माइंड कंसंट्रेट करके देखते रहेंगे तो जरूर समझ में आएगा। क्या हम 9 बजे से, क्या हम 9 बजे से ट्रक नहीं चला रहे हैं, क्या हम 9 बजे से ट्रक नहीं चला रहे हैं। दोस्तों वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं आ गया, साथ में टाइम भी दे दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। क्या हम 9 बजे से ट्रक नहीं चला रहे हैं, तो देखिए कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रागेटिव या निगेटिव भी हो गया, क्योंकि वाक्य के पहले क्या आ गया, बीच में नहीं भी आ गया। तो दोस्तों रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। हम मतलब वी के साथ हम पहले ही बता दिए हैं, हैव लगेगा। इंट्रागेटिव एंड निगेटिव में पहले हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, हम हो गया, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। देख रहे हैं, हैज या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था, हम मतलब बी, वी के साथ हैव पहले लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए वी, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, चलाना, चलाने का मीनिंग क्या होता है, ड्राइविंग। वर्ब थर्ड, ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब आईएनजी लग गया, तो ड्राइविंग क्या चला रहा है, वह ट्रक चला रहा है, ड्राइविंग ट्रक। ट्रक का मीनिंग लिख देंगे ट्रक। देन कितने बजे से चला रहा है, फिर सिंस या फॉर में से लिखेंगे, बजे आ गया तो बजने के लिए क्या लिखेंगे, सिंस 9 o'clock। क्या हम 9 बजे से ट्रक नहीं चला रहे हैं, हैव बी नॉट बीन ड्राइविंग ट्रक सिंस 9 o'clock। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब क्वेश्चन वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल देखेंगे और क्वेश्चन वर्ल्ड सेकेंड का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल देख लें पहले। हम ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसका यूज करके आपको नहीं दिखाते हैं, हर एक रूल का यूज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में है। जैसे किसका लें, मैं अभी तक नहीं लिखा था इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं
एक घंटे से तालाब में क्यों रहा हूँ। दोस्तों देखिए, रहा है, रही हूँ, रहा हूँ आ गया तो एक, और साथ में समय भी दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आप लोग माइंड में हमेशा के लिए इसको नोट कर लीजिए। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप देखेंगे तो ही सी इट नेम के साथ हैज लगेगा, आई बी यू दे के साथ हैव लगेगा। इसमें देखिए, मैं एक घंटे से तालाब में क्यों तैर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेंटेंस से कौन सा हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया, क्योंकि मैं पहले भी बताया था जिस सेंटेंस के अंदर बीच में कहीं भी कब कहाँ क्यों कैसे क्या आया तो उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड की समझ जाते हैं। तो उस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाई। फिर सब्जेक्ट के अनुसार से हमको लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मैं पहले ही समझा दिया था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। मैं के साथ क्या लगता है, हैव लगता है दोस्तों, व्हाई हैव। फिर क्या लगेगा, व्हाई हैव बीन, व्हाई हैव आई बीन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार से हैज या हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था, मैं था, इसी के लिए हैव लग गया तो मैंने व्हाई हैव लिखा। देन सब्जेक्ट मैं था तो मैं का मीनिंग लिखा आई, फिर उसके बाद बीन लिखा। फिर वर्ब क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, तैरने का कार्य कर रहा हूं। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को वर्ब कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, तैर रहा हूं, तो स्विम माने तैरना, स्विमिंग हो जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तालाब हो गया, किसमें तैर रहा हूं, इन मतलब मैं, इन तालाब, पॉन्ड मतलब तालाब। व्हाई हैव आई बीन स्विमिंग इन पॉन्ड। सिंस या फॉर में से किसे लगाएंगे, घंटा है, घंटे के लिए फॉर, मैं पहले ही बताया हूं, फॉर 1 हावर। दोस्तों, व्हाई हैव आई बीन स्विमिंग इन पॉन्ड फॉर 1 हावर। मैं एक घंटे से तालाब में क्यों तैर रहा हूं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग व्हाई लिखें। सब्जेक्ट क्या था, मैं। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ जाता है। इसी के लिए सब्जेक्ट मैं था तो इसीलिए हैव लगा दिए। फिर सब्जेक्ट का मीनिंग मैं लिख दिए, फिर बीन लगा दिए, फिर वर्ब लिख दिए। वर्ब क्या था, तैरने का कार्य कर रहा था। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसी को वर्ब कहते हैं। स्विम माने तैरना, तो आई एन जी लगा दिए, स्विमिंग हो गया। इसमें तैर रहा था, जो वर्ब का फल जिसके ऊपर पड़े, तो तालाब के ऊपर पड़ रहा था। इन मतलब मैं, इन पॉन्ड। फॉर, इसलिए मैं फॉर लगाता हूं क्योंकि रूल में दिया रहता है सिंस या फॉर में से कोई एक चीज यूज करना होता है समय के लिए। तो फॉर लगा दिए क्योंकि घंटा था इसलिए। उसके बाद टाइम लिख दिए, टाइम क्या था, 1 हावर, 1 घंटा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसमें करा देता हूं, क्वेश्चन वर्ड सेकंड के फॉर्म में, मैं 1 घंटे से तालाब में क्यों नहीं, मैं 1 घंटे से तालाब में क्यों नहीं तैर रहा हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड आप लोग समझ गए। व्हाई का मीनिंग, पहले सब्जेक्ट क्या था, मैं, इसी के हिसाब से हैव लगा दी, सब्जेक्ट आई, फिर नॉट लगा देंगे, व्हाई हैव आई नॉट। देन बीन, फिर वर्ब क्या था, स्विमिंग, फिर
ऑब्जेक्ट क्या था, इन पॉन्ड फॉर 1 आवर। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन वर्ड सेकंड भी आप लोगों को मैं समझा दिए। देखिए क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड सेकंड कैसे हो गया। अगर वाक्य के अंदर कब, कहाँ, क्यों, कैसे साथ में नहीं भी दिया रहता है तो क्वेश्चन वर्ड सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों था, मीनिंग पहले लिख दिए। व्हाई, सब्जेक्ट क्या था, मैं था। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड सेकंड में, फिर नॉट लगा दिए। देन उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी लगाते हैं। वर्ब क्या था, तैरना। तैरना मतलब जो सब्जेक्ट कार्य करता है उसी को वर्ब कहते हैं। स्विमिंग हो गया, किसमें तैर रहा था, पॉन्ड में। पॉन्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कब से तैर रहा था, 1 घंटे से तैर रहा था। घंटे के लिए फॉर लगता है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। दोस्तों, आप लोगों से बस केवल इतना विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।